नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बात दिल्ली की, जहां पर एक के बाद एक कई सारी जांच चल रही हैं और अब जो ताज़ा मामला है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ बिजली सब्सिडी की जांच का है। आखिरकार केंद्र सरकार ये जानना चाहती है कि बिजली सब्सिडी में कहीं कोई घोटाला तो नहीं है। ये एक और जांच है। इसके पहले शराब नीति को लेकर जांच की शुरुआत की गई थी और उसके पहले भी कई सारे मामले जांच में चल रहे हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन अभी भी जेल के अंदर हैं। तो ये जो ताजा मामला है ये सब्सिडी का मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना अब केजरीवाल सरकार की एक और जांच करवा रहे हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से 7 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है कि आखिर क्यों 2018 के DERC आदेशों में सुझाव के बावजूद बिजली सब्सिडी बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने की बजाय बिल के माध्यम से दी जाती रही। उपराज्यपाल को कुछ वकीलों ने शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार को बिजली वितरण कंपनियों BRPL, BYPL से 21,250 करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन इसे 11,550 करोड़ रुपए में सेटल किया गया। ऊपर से इस सेटलमेंट का कोई ऑडिट भी नहीं करवाया। बिजली वितरण कंपनियां ग्राहकों से लेट पेमेंट के नाम पर 18% सरचार्ज वसूलती रही, जबकि सरकार को 12% ही दिया। इससे कंपनियों को 8,500 करोड़ रुपए का विंडफॉल गेन हुआ। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खातों में भेजने की योजना DBT इसलिए लागू नहीं की कि कहीं लाभार्थियों की सही संख्या सामने ना आ जाए और डिस्कॉम से कमीशन लिया जा सके। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य है। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है। आम आदमी पार्टी ने जांच का स्वागत किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं। इससे पहले अनिल बैजल 5 साल उपराज्यपाल रहे, उससे पहले नजीब जंग उपराज्यपाल रहे। सारी कंप्लेंट विनय सक्सेना जी को ही क्यों आ रही हैं? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन इनके पास एक कंप्लेंट आती है, हर दूसरे दिन ये अपने मुख्य सचिव को, जो एक खुद ही लाए हैं जिसको, उनसे एक इंक्वायरी करने का ड्रामा करते हैं। हालांकि इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होगी, पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है, फिर कहते हैं यार कंप्लेनेंट तो ढूंढ लो कहीं से। उपराज्यपाल के मुताबिक शिकायत करके यह भी आरोप लगाया गया कि बिजली वितरण कंपनियों BRPL और BYPL में आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े 2 लोगों जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को डायरेक्टर बनाया गया ताकि सारी गड़बड़ी की जा सके, जबकि इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से केवल अधिकारी ही डायरेक्टर बनते थे। इस मामले में एक तरफ उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं कि इस मामले के अंदर जांच के आदेश देना या ना देना चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि हम सब जानते हैं कि इस तरह के सवालों से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इंतजार करते हैं जब मुख्य सचिव इस मामले में अपनी रिपोर्ट देंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और हमारे साथी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं कि अब डिस्कॉम्स की जांच करके क्या जांचना चाहती है केंद्र की सरकार या उपराज्यपाल, जो 7 दिनों की रिपोर्ट, और इसमें ऐसा कुछ है जिससे ऐसा लगे कि पैसा आम आदमी पार्टी ने खाया पिया है या उनके लोगों को ने कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट पहले आई थी? जैसे शराब नीति के बारे में तो हम कह भी सकते हैं कि ठीक है, उसमें जैसी बनी थी तो बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी थी कि संख्या बढ़ रही है वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें एक ही पॉइंट है जो काफी बड़ा है, वो ये है कि ये समझना जरूरी है कि अगर करीब 21,000 करोड़ की बात की जा रही है कि
कंपनियों से लेने थे दिल्ली सरकार ने, लेकिन उसको करीब 11,000 पे सेटल किया गया। तो ये एक तो इसमें आरोप लगाया गया है कि 11,500 करोड़ पे इसको सेटल किया गया, यानी करीब 10,000 करोड़ का जो है सरकार ने छोड़ दिए जो उसके बनते थे, और इसमें जो है ऑडिट भी नहीं कराया गया है। तो जरूरी है कि इस पर और स्पष्टता आए कि ये किस तरह का सेटलमेंट था और इसके अंदर क्या मिलना था जो नहीं मिल पाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरोप तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड या सही बात जो है कुछ और भी निकल के आती है। बहरहाल हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है इसके अंदर जिस पर हो सकता है कि आगे जाकर सबसे ज्यादा अगर कोई तवज्जो देने वाली बात हो तो वो यही बनकर आए। लेकिन अभिषेक, ये हमें ध्यान रखना है कि ये मामला कोई अकेला मामला नहीं है और इस मामले को अकेले मामले के तौर पर देख भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे मामले अचानक से जो हैं आए हैं, तो इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये जो अगर किसी तरह का करप्शन अगर है तो क्या ये अचानक से ही हुआ है, पिछले 5-6 महीनों में ही हुआ है। लेकिन नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं पिछले 5-6 महीनों के नहीं लग रहे, पिछले 1 साल के नहीं लग रहे, बल्कि ये सारे ही आरोप लगभग तभी से आ रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी हुई है। भले ही आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही हो कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उपराज्यपाल के और किस अधिकार से वो ये इस जांच का आदेश दे रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन सवालों का कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए इंतजार करना होगा कि अब इस जांच में जो है जो मुख्य सचिव कर रहे हैं क्या निकल के आता है। यह बताना जरूरी है कि जो एक्साइज मामले की भी जांच हुई थी उसमें भी जो तरीका था उपराज्यपाल का, या फिर जो सीएनजी बस वाले मामले की भी जो सीबीआई जांच के आदेश हुए थे उसमें भी तरीका यही था कि मुख्य सचिव को जांच करने के लिए कहा गया और मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी गई। तो इंतजार करते हैं 1 हफ्ते का, जब ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट आएगी, क्या ये मामला भी जो है इसी तरह से आगे सीबीआई जांच के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शरद। सीबीआई की जांच के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, और सीबीआई जांच करेगी तो वो कितने दिन में करेगी, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब केंद्र की एजेंसी को ने अभी तक कभी किसी को दिए नहीं है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दूसरा मामला जो कि इस समय मुंबई में काफ़ी मुखर है। 2 रैलियां एक साथ हो रही हैं मुंबई में। दशहरा की रैली शिवसेना के लिए 1966 से मसला है, जब से वो कर रहे हैं। पहले बाल ठाकरे और उनके परिवार के लोग करते थे और इस रैली में बढ़ चढ़कर शिवसैनिक हिस्सा लेते थे। इस बार भी रैली हो रही है जो कि शिवाजी पार्क में होगी, जिसको उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। लेकिन एक दूसरी रैली भी हो रही है जो कि दावा करते हैं कि असली शिवसेना यानी कि बाल ठाकरे के विचारों की शिवसेना वो है, और वो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और इसलिए वो बीकेसी में रैली कर रहे हैं। अदालत में मामला गया था, अदालत ने ये तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बगावत के बाद ये पहली बार ऐसी रैली हो रही है। दोनों गुट चाहेंगे कि अपनी अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन एक के पास सरकार है तो सरकार अपनी ताकत लेके आती है। हमारे साथ और जानकारी के लिए मौजूद है हमारे साथी सोहित मिश्रा। सोहित, बताएं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार के सरकारी इंतजामों से या सरकार के दम पर अपनी बीकेसी की रैली करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनके पास सरकार का दम नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, शुरुआत दूसरी चीज से करते हैं क्योंकि हम शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। कल यहाँ पर जो रैली होने वाली है उससे पहले आप देखें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ठीक स्टेज के नीचे की है जहाँ पर पुलिस को ब्रीफिंग दी जा रही है। बड़े पैमाने पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कल जो रैली होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है, और हाल ही में जब ये मामला भी अदालत में गया था तब भी पुलिस की ओर से यही कहा गया था कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की परेशानी यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में जो पुलिस सुरक्षा वो काफी है, करीबन लगभग 2000 पुलिस सिक्योरिटी केवल शिवाजी पार्क पर रहने की योजना बनाई गई है। रही बात जी बिल्कुल, ये जो दशहरा रैली है 2 रैली होने वाली है। एक उनकी जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, और एक जहां पर मैं मौजूद हूं जैसे कि मैंने कहा शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की। देखिए, सरकार में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बीएमसी जो बीकेसी है वहीं पर मुंबई यूनिवर्सिटी के पार्किंग में जगह बनाई गई है गाड़ियों को पार्क करने की। और जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी तब भी उन्होंने कहा था कि हम सरकारी सभी नेताओं से या सरकारी अधिकारियों से, माफ कीजिएगा, बात कर रहे हैं ये देखने के लिए कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
इसके अलावा एसटी बसेस के जरिए भी कई कार्यकर्ताओं के आने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एसटी बसेस को पैसे देकर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें लाने की बात की जा रही है। तो इस तरह से सरकार में है, कई सारी चीजें हैं और एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ हैं 40 विधायक, 55 में से 40 विधायक और 18 में से 12 सांसद। तो इन सभी लोगों को लेकर वो मुंबई के ही बीकेसी मैदान में रैली करने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे आएंगे, उनका कहना है कि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, असली शिवसेना उनकी है और बगावत हुई है उनकी शिवसेना में। कुछ लोगों ने शिवसेना तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें समर्थन है और इसलिए इस रैली को यहाँ पर भी कोशिश यही होगी कि जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया जाए, अधिकांश से अधिकांश लोगों को यहाँ पर जोड़ा गए। जितने भी उनके पास विधायक बचे हुए हैं उनसे बातचीत की जा रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो कंट्रोल काफी अच्छी रही है और भले ही कई विधायक गए हों, मैं आपको बता सकता हूं कि शाखा प्रमुख जिसे कहते हैं वो हो या फिर गढ़ प्रमुख हो, वो बड़े पैमाने पर अब भी कम से कम मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या यहाँ पर भी उतनी भीड़ होती है, क्योंकि ये भीड़ की भी टकराव होने वाली है। एक तरफ ये पूरे परसेप्शन का मामला है जहां पर ये देखा जाएगा कि बीएमसी चुनावों से पहले दोनों की कोशिश होगी, दोनों गुटों की, ये बताने के लिए कि हमारे पास ज्यादा ताकत है। जहां पर ज्यादा भीड़ होगी, जैसे मान लीजिए उद्धव ठाकरे के यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनके पास भीड़ ज्यादा है ताकि वो बताएं कि भले हम सरकार में नहीं है, लोगों का समर्थन हमें है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि हमारे इधर सबसे ज्यादा भीड़ हो ताकि हम बता सके कि जो हमने बगावत की उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। जो सरकार में है वो सरकार की का इस्तेमाल जरूर करता है, ये हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो। और अब जो विपक्ष में है या फिर जो सत्ता में नहीं है, जिनके पास अपने विधायक भी कम हुए हैं या सांसद कम है, उनके सामने एक अलग चुनौतियां होती है, अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। जिस शिवाजी पार्क के लिए उन्हें आज तक कभी परेशानी नहीं होती थी, उसके लिए अदालत तक जाना पड़ा, कोर्ट की लड़ाई हुई, कई सारी चीजें हुई। हालांकि शिवसेना इससे पहले भी शिवाजी पार्क के लिए अदालत जाती थी, लेकिन केवल परमिशन लेने के लिए, क्योंकि इस बार 2 शिवसेना के गुट हैं तो एक अलग तरह की लड़ाई देखने मिली थी। और हम जब ट्रैवल भी कर रहे हैं, संजय मंडल सर जो हमारे साथ हैं, उन्होंने शूट भी किया हुआ है। पोस्टर वॉर्स हैं, दाहिने तरफ आपको उद्धव ठाकरे के पोस्टर दिखेंगे, ठीक उसके बाएं तरफ आपको एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स दिखेंगे। अलग अलग तरह की लड़ाई अलग अलग जगहों पर चल रही है। चुनाव आयोग में एक चल रही है, अभी कल के दिन एक शिवाजी पार्क और MMRDA ग्राउंड में चलेगी। जो चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों जगह पर शिवसेना का लोगो होगा, धनुष्य बाण का सिंबल होगा और बाला साहेब ठाकरे, जिनका नाम दोनों गुटों की ओर से लिया जा रहा है, वो दोनों गुट लेने वाले हैं। तो कल का दिन काफी अहम है। और आपको बता दूं कि 1966 में जब शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी, वो मुंबई में रानाडे रोड में अपने घर से दादर से उन्होंने किया था। उसके बाद मार्मिक जो उनकी मैगजीन थी, उसके जरिए उन्होंने कहा था कि जो पहली रैली का संबोधन वो करेंगे वो शिवाजी पार्क के में दशहरा के दिन से करेंगे। और तब से ये एक परंपरा के तौर पर पार्टी के अंदर दशहरा रैली का आयोजन होने लगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप ये स्टेज जो देख रहे हैं उसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, जिनके नाम पर शिवाजी पार्क लिखा गया है। और स्टेज के दाहिने तरफ बाला साहेब ठाकरे का स्मृति स्थल भी है। मृत्यु के बाद उनके स्मृति स्थल को यहीं पर बनाया गया था। यहाँ से 200 मीटर दूर ही शिवसेना भवन भी है। तो ऐसे में हर कोई चाहता था, दोनों गुट के लोग चाहते थे कि इसी शिवाजी पार्क पर वो रैली करें, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की रैली यहाँ पर होगी और एकनाथ शिंदे की जो रैली है अभिषेक, वो बीकेसी मैदान में होगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 40 विधायक और 12 सांसद हैं, तो दूसरी तरफ हैं उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, और उनका कहना है कि अब भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। शुक्रिया। बात आगे करते हैं, बात करते हैं एमएसपी पर जमावड़े की कि किस तरीके से फसलों को लेकर अब एमएसपी का दबाव बनाने वाली है केंद्र के खिलाफ कई सारे किसान संगठन। दिल्ली में ये 200 किसान संगठन जुड़ने वाले हैं। फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग की जा रही है और ये बैठक एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा करेगा। और दिल्ली के पंजाब खाड़गांव में 6, 7 और 8 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में 28 राज्यों के 3000 किसानों का जमावड़ा होगा। हमारे साथी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं। रवीश, बताएं कि ये अल्टीमेटम है या तैयारी है या बड़े मोर्चे को लेकर पहली शुरुआत है कि अभी जुटेंगे और उसके बाद फिर जैसे पहले प्रदर्शन हुए थे वैसे प्रदर्शन हो सकते हैं? आज देखिए अभिषेक, ये जो 3 दिन का अधिवेशन है, ये वो किसान मोर्चा कर रहा है वीएम सिंह के नेतृत्व में, जो कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चे से अलग है।
तो इसकी ये कोशिश है कि इन 3 दिनों में पंजाब खोड़ जो कि आउटर दिल्ली का एक गांव है वहां पर ये लोग करेंगे। और इनकी कोशिश ये है कि देश भर के अलग अलग संगठन जो हैं उनको एक मंच पर लेकर आया जाए। और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन भी है सरकार को दिखाने के लिए कि किसानों के नाम पर सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं है बल्कि हम भी इसमें हैं। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के नाम पर जो किसान मोर्चा बनाया है अभी हाल में, इसके 3 दिन अधिवेशन होंगे, 3000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। और इनका ये भी उसमें लिखा हुआ है कि इनका ये कहना है कि लोगों को सड़क जाम करने से परेशानी होती है, धरना प्रदर्शन करने से परेशानी होती है, इसलिए लोगों को परेशान न करके वो आउटर दिल्ली के गाँव में इस तरीके का अधिवेशन कर रहे हैं। और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी, सरकार नहीं मानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की बात अगर सरकार ने नहीं मानी, तो फिर वो अगला कदम वो इसी अधिवेशन के दौरान हमें बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जो आपस की गुटबंदी है उसको भी ये जो है वो अधिवेशन दिखाता है कि संयुक्त किसान मोर्चे में जो कि राकेश टिकैत और दर्शन पाल हैं, उनसे अलग होकर एक नया मोर्चा बनाया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के ऊपर में। आपको पता है अभिषेक कि कुछ दिन पहले जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी एक मांग की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाया जाए और इस पर एक कमेटी गठित की जाए। सरकार ने कमेटी भी बनाई थी और ये कहा था कि उसमें 3 सदस्य जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे के शामिल किए जाएं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने ये कहकर उसमें वो शामिल नहीं हुए उस कमेटी में कि जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने खुद ही ड्राफ्ट किया था इस जो नया जो कृषि बिल है उसको ड्राफ्ट किया था। तो उनका ये कहना था कि जो जिन लोगों ने नया कृषि बिल ड्राफ्ट किया था और जिनके खिलाफ में हमने 1.5 साल तक धरने प्रदर्शन किए दिल्ली में, उन्हीं को जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की जो समिति है उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो इसी बात को लेकर एसकेएम ने जो है बहिष्कार किया था। लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक मुद्दा पकड़कर जो वीएम सिंह है, सरदार वीएम सिंह, जो कि पहले थे, जब शुरुआत में जब दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे, धरने हुए थे, तब ये राकेश टिकैत के साथ में थे। लेकिन बाद में इनका राकेश टिकैत के साथ में मतभेद हुआ और वीएम सिंह अलग हो गए। अब वीएम सिंह की एक कोशिश है कि एक नया किसानों का धड़ा इस तरीके का बना के और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी की मांग को लेकर वो एक नया आंदोलन खड़ा कर सके। तो अब 3 दिन का अधिवेशन है, उसके बाद अभिषेक पता लगेगा कि इनका अगला कदम क्या है। लेकिन सरकार पर ये दबाव बनाए रखने की एक कोशिश जरूर है कि वीएम सिंह, राजू शेट्टी, इस तरीके के जो 200 संगठन है देश के अलग अलग भागों से, उन सरकार को ये संदेश देना भी है कि हम भी हैं किसानों की राजनीति करने के लिए और हमको भी एक बार सुना जाए। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। उत्तराखंड के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 पर्वतारोही एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिनमें एक प्रशिक्षित छात्र भी है, ट्रेनी भी है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दरअसल माउंटेनियरिंग का यानी कि पर्वतारोहण की ट्रेनिंग का एक बड़ा संस्थान है। ये सभी अपने एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के तहत आज सुबह करीब 9 बजे द्रौपदी का डांडा 2 नाम के शिखर से लौट रहे थे कि तभी हिमस्खलन में फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। 8 लोगों को अब तक निकाला गया है, जिनमें से कम 2 के मृत होने की सूचना है। बाकी फंसे हुए प्रशिक्षु पर्वतारोहियों को निकालने का अभियान भी चल रहा है। आज सुबह जब ये पीक की तरफ जा रहे थे, ऐसी सूचना मिली कि एक पहाड़ का हिस्सा टूटा बर्फ का और उसमें कुछ लोग ट्रैप हुए। 8 लोगों को तो सकुशल वहां पे तुरंत ही निकाल लिया गया था, जो उनके जो साथ जो लोग ग्रुप में थे, और 21 लोग थे जिनको की चोटें आई और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से हताहत होने की सूचना है। मृतकों की या घायलों की एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही बताया जाएगा, लेकिन आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है और पुलिस है उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है वहां पे। जो वहां पर ऊपर जो बेस है हेलीपैड, जो 13,000 फीट पे जो हेलीपैड है, पहले वहां उनको लाया जाएगा जो भी घायल हैं या जो भी हताहत हैं,
और उसके बाद उनको मातली जो हमारा 12th बटालियन ITBP है वहाँ के हेलीपैड पे लाया जाएगा, जहाँ उनको हमारे हॉस्पिटल में हम लोग उसको फर्स्ट एड देंगे, उसको भी यूज करेंगे हम लोग उस पर्पस के लिए। और फर्दर अगर आवश्यकता होगी तो उनको जॉली ग्रांट भी हेलीकॉप्टर से फिर नीचे ले जाया जाएगा। अभी तक ये सूचना है, बाकी विस्तृत जो विवरण है उसकी इसमें 29 लोग थे। अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी SDRF की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। निम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। और अभी तक की लेटेस्ट सूचना जो आई है कि इनमें से 2 लेडी जो माउंटेनियर थी वो संभवतः सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। बाकी के बारे में जैसी स्थिति होगी धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सगोत्रीय शादी जो है वो बवाल का विषय बन चुकी है। इस शादी की वजह से तकरीबन 2 दर्जन गांवों में तनाव है और इस शादी के खिलाफ 84 गांव की एक पंचायत हुई है और इसमें दूल्हे को या जो लड़के हैं उसको कुछ वक्त दिया गया है। देखिए रविश रंजन की रिपोर्ट। मेरठ से करीब 25 किलोमीटर दूर गोटका गांव में इस वक्त खासा तनाव है। गांव के एक बालिग प्रेमी युगल ने 10 दिन पहले शादी कर ली। शादी की बात पता चलते ही आसपास के गांव में तनाव फैल गया। 84 गांव के लोगों ने सोमवार को एक महापंचायत की। इस पंचायत में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी शामिल हुए। उन्होंने इस शादी को सिरे से नकारते हुए लड़के वालों को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हम दूसरे धर्म में जाकर शादी कर सके, लेकिन बहन को बोल बुला कर नहीं रख सकते साहब। ये नहीं कर सकता कोई। वो ना हम देख सकते ना वो देख सकते, जो दूसरा पक्ष है वो भी नहीं देख सकता। उन लोगों ने 5 दिन का टाइम लिया है कि 5 दिन में हम इस समस्या का समाधान करके जो बच्ची गई है उसे समाज को लाकर देंगे। पंचायत के इस फैसले के बाद NDTV की टीम लड़की के घर पहुंची। यहां उनके पिता देवेंद्र सिंह से मुलाकात हुई। इनकी 3 बेटियां हैं। परिवार अब भी बेटी के वापसी की राह देख रहा है। उनको डर है कि बड़ी बेटी के सगोत्रीय शादी के बाद उनकी दूसरी बेटियों की शादी में दिक्कत आएगी और समाज में उनका रहना मुश्किल होगा। बेटी का भविष्य यही है जी, समाज को देखते हुए समाज ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। गांव के लड़की और गांव का लड़का ही एक जगह है, एक ही गोत्र में शादी हो तो समाज का जो हिसाब है समाज उनसे बता रहा है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कहीं शहर में होता होगा, गांव में भी ऐसा नहीं है। पुरानी प्रथा है तो लड़की को ला कर समझाया जाएगा। उसके लिए कोई अच्छा योग्य लड़का देख कर समाज के ही अंदर, समाज के ही नियम के अनुसार, उस रीति रिवाज के अनुसार उसकी जो है शादी कर दी जाएगी। अभी क्या है, अगर नहीं आपकी लड़की वापस लोग ला पाते हैं लड़के वाले, फिर क्या होगा? फिर तो उन्होंने बताया था जी समाज उनसे एक दफे बुझेगा, राज्य से बुलाएगा भी तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। यदि वो ऐसा नहीं करा तो उसे कह दिया जाएगा भाई समाज से तेरा बहिष्कार है, कोई लड़ाई नहीं है, समाज से तेरा बहिष्कार है, तुझे शादियों में या आने में या जाने में या किसी प्रकार के खाने पीने में तुझे जो है संबंध नहीं रखा जाएगा। गाँव से जिस तरह से भी रहेगा तो अकेला रहेगा, गाँव से तेरा ताना बाना तोड़ दिया जाएगा। इसी गांव में देवेंद्र सिंह के घर से कुछ ही दूरी पर शादी करने वाले लड़के के पिता मुकेश सिंह का घर है। लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो पता चला कि लड़के के पिता मौजूद नहीं हैं और घर वाले मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हैं। ये जो आप सीधे घर देख रहे हैं ये लड़के वालों का घर है, जिनका लड़का उस लड़की के साथ में शादी किया है। तो लड़की वाले तो बात कर रहे हैं, लड़के वालों से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी जो उनके पिता हैं वो जहाँ पर लड़का लड़की हैं उनको खोजने, उनको समझाने के लिए गए हुए हैं। तो बाकी लोग, घर के लोग बात नहीं करना चाहते हैं मीडिया से। निश्चित तौर पर जो सामाजिक बहिष्कार जैसी जो चीज़ें हैं जो कि पंचायत में कही गई हैं उसका डर भी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर बड़े शहरों में उस तरीके से कौन किससे शादी कर रहा है मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि गांव और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर समान गोत्र में शादी करना एक तरीके से अपराध माना जाता है। प्रेमी युगल बालिग है और मेरठ में रजिस्टर्ड शादी करके वो शहर से कहीं दूर चले गए हैं। लेकिन गांव में नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब इस शादी से खासे नाराज हैं।
उनका कहना है कि पंचायत की बात न मानने पर सामाजिक बहिष्कार से लेकर लड़ाई झगड़े तक की नौबत भी आ सकती है। क्या होगा वही होगा, फिर जो मंजूर खुदा होता है वही होगा। नहीं फिर भी देख लो उसका क्या होगा परिणाम। भाई गांव को तो ये बात मंजूर नहीं है। गांव का लड़का है, गांव की लड़की को रख ले। और अगर फिर भी कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो नहीं, दूसरे को वो अपने लड़के का ब्याह करेंगे, ये अपनी का कर लेंगे। अच्छा, तो मतलब शादी तोड़ दें पहले हैं? जो शादी हुई है उसको तोड़े? हाँ, तोड़े। लड़का लड़की के बालिग होने के चलते फिलहाल प्रशासन के भी हाथ इस मामले में बंधे हैं। कोशिश यही है कि शादी करने वाले प्रेमी युगल को सुरक्षा मुहैया की जाए। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि एक युवक और युवती ने प्रेम विवाह किया है और एक प्रार्थना पत्र भी देना प्रकाश में आया है जिसमें वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसमें नियमानुसार सुरक्षा की कार्रवाई उनके साथ की जाएगी और इसमें जो युवक और युवती हैं और जो और अन्य लोग हैं उनको सुरक्षा यदि प्रदान की अगर उनकी मांग होगी तो जरूर ही दी जाएगी और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इन इलाकों में पंचायत के फरमानों को समाज में खासी अहमियत दी जाती है। अब चिंता इस बात की है कि अगर पंचायत के इन फैसलों पर अमल होता है तो लड़की का भविष्य कई चिंताओं से घिर जाएगा। तो निश्चित तौर पर गांव और आसपास के जो 84 गांव हैं वहां का भी यही विषय को लेकर चर्चाएं हैं। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी उम्मीद हम यही जता सकते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले जिसमें दोनों ही पक्ष एक ऐसे फैसले को माने जिसमें लड़का और लड़की का भविष्य भी सुरक्षित रहे। गोटका गांव से गौरी प्रसाद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की वजह से मैसूर का जो ऐतिहासिक दशहरा है जिसकी रौनक पूरी दुनिया में मशहूर है वो कुछ फीका पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो रौनक वापस आ गई है। मैसूर के अंबा विलास पैलेस में खासा गहमा गहमी है। सैकड़ों साल पुराने शाही तलवारों की पूजा और फिर शाही जलूस में उसे सिंहासन पर रखने की 400 साल पुरानी परंपरा अब वोडियार राजवंश के वारिस युवराज यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वोडियार निभा रहे हैं। ये राजमहल के अंदर होने वाले स्पेशल दरबार का दृश्य है जिसकी शुरुआत 1805 में कृष्ण राजा वोडियार तृतीय ने की थी। अद्भुत दृश्य होता है, सबको एक बार अपने जीवन में जरूर आना चाहिए और मैसूर दशहरा का आनंद उठाना चाहिए। दशहरा के मौके पर निकलने वाली हाथियों की इस सवारी की झलक देखने का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। दशहरा को शाही अंदाज में मनाए जाने की परंपरा विजयनगर साम्राज्य के वक्त शुरू हुई, कृष्णदेव राय के समय यानी 16वीं सदी में। हालांकि तब इसका केंद्र श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद जब वोडियार राजा की वापसी हुई तो राजधानी श्रीरंगपट्टनम की जगह मैसूर बना और वहां की परंपरा भी मैसूर आ गई। 70 के दशक में जब राजवाड़ों को दिया जाने वाला राजभत्ता यानी प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया तो दशहरे से राज्य सरकार जुड़ गई। लेकिन लोगों की दिलचस्पी शाही दशहरे में देखते हुए सरकार ने इसे शाही अंदाज में ही मनाने का फैसला किया। साढ़े 700 किलो सोने के सिंहासन पर माता चामुंडेश्वरी की ये सवारी सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन अंदाज शाही है। माता चामुंडेश्वरी के हाथों महिषासुर नाम के राक्षस के वध की याद में मनाया जाने वाला मैसूर दशहरा का धार्मिक से कहीं ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक मायने हैं।
तकरीबन 1 लाख बल्ब से शाम ढलते ही जब मैसूर राजमहल जगमगा उठता है, तब इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मैसूर से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।